हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर सोल्व करेंगे और आज के इस वीडियो में विज्ञान के तीसरे नंबर मॉडल सेट को सोल्व करेंगे, जिसमें 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है प्रकाश, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को ये प्रदर्शित करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है दो नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ए ऑप्शन है CH4, बी ऑप्शन है C2H6, सी ऑप्शन है C2H4, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो C2H4 क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है तीन नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ए ऑप्शन है इथेनॉल, बी ऑप्शन है प्रोपेनॉल, सी ऑप्शन है इथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इथेनॉल का भी किया जा सकता है, प्रोपेनॉल का भी किया जा सकता है और यहाँ पे इथेनोइक अम्ल का भी प्रयोग किया जा सकता है ईंधन के रूप में। यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ए ऑप्शन है घास, गेहूं तथा आम, बी ऑप्शन है घास, बकरी तथा मानव, सी ऑप्शन है बकरी, गाय तथा हाथी, डी ऑप्शन है घास, मछली तथा बकरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो घास को कौन खाती है, बकरी खाती है, और बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। तो यहाँ पे एक आहार श्रृंखला बन रहा है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कुल 4 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है संक्षारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो ये अपचयन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। ए ऑप्शन है फैराडे ने, बी ऑप्शन है ओस्टर्ड ने, सी ऑप्शन है एम्पियर ने, डी ऑप्शन है बोर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ओस्टर्ड ने किया था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, डी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न की किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ए ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव,
बी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, सी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, डी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से लेके यहाँ पे पश्चिमी ध्रुव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो मान लीजिए ये छड़ चुंबक है, इसका ये एन ध्रुव है और ये क्या है यहाँ पे एस ध्रुव है। तो चुंबक के बाहर यहाँ पे देखिए उत्तरी ध्रुव से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब चुंबक के भीतर की बात हो तो चुंबक के भीतर क्या होता है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकलती है और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है पीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो काला होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है किसी युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। ए ऑप्शन है विद्युत जनित्र, बी ऑप्शन है विद्युत मोटर, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, डी ऑप्शन है वोल्टमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य कौन करता है। तो विद्युत जनित्र करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजिक बंधन हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो कितने होते हैं, 7 होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न की आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी ऑप्शन है अक्रिय गैस, सी ऑप्शन है क्षारीय धातु, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, क्या होते हैं। तो ये क्षारीय धातु होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है मिट्टी, डी ऑप्शन है जीवधारी। तो यहाँ पे वायु क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके भी कितने नियम होते हैं, तो 2 ही नियम होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ए ऑप्शन है जस्तीकरण, बी ऑप्शन है एनोडीकरण, सी ऑप्शन है समृद्धिकरण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये एनोडीकरण कहलाती है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 28 मीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है यहाँ पे 25 मिलीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अगर यही प्रश्न रहता है कि सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कितना है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड,
बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वैश्विक ऊष्मण के लिए क्या है, उत्तरदायी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है। ए ऑप्शन है टिश्यू पेपर, बी ऑप्शन है केले का छिलका, सी ऑप्शन है थर्मोकोल, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है। तो यहाँ पे जो थर्मोकोल होता है वो अजैव निम्नकरणीय कचरा होता है, ये कभी गलता नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसमें से आपको बताना है कि किस लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस का, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस का, सी ऑप्शन है समतल अवतल लेंस का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अवतल लेंस होता है इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध। ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है यहाँ पे स्वपोषी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की संख्या क्या होता है, यहाँ पे प्रतिरोध कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ए ऑप्शन है मृतजीवी, बी ऑप्शन है समभोजी, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मृतजीवी यहाँ पे पोषण पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ए ऑप्शन है आई स्क्वायर आर, बी ऑप्शन है आई आर स्क्वायर, सी ऑप्शन है यहाँ पे वी स्क्वायर आई, डी ऑप्शन है वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो आई स्क्वायर आर करता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। ए ऑप्शन है कान, बी ऑप्शन है आंख, सी ऑप्शन है नाक, डी ऑप्शन है दिमाग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। तो जो दिमाग है वो क्या है, संवेदीग्राही अंग नहीं है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे समतल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण का प्रयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ण यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। इसमें से आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है बैंगनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि समजात अंगों का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि समजात अंगों का उदाहरण क्या है। ए ऑप्शन है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, बी ऑप्शन है हमारे दांत और हाथी के दांत, सी ऑप्शन है आलू, यहाँ पे आलू और घास की ऊपरी भूतारी, और यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो समजात अंगों का उदाहरण क्या है, यहाँ पे तो हमारे
हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ये क्या है, समजात अंगों के उदाहरण हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पे ऊर्जा का उत्तम स्रोत निम्न में से ये कौन सा है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है बायोमास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो बायोमास है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न की कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि दोनों है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। ए ऑप्शन है अग्नाशय है, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है वृषण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, तो ये आपको पता होना चाहिए अग्नाशय है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न की फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ए ऑप्शन है चालक पर आरोपित विद्युत बल्ब की दिशा को, बी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, सी ऑप्शन है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है वो किस ओर संकेत करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर ये संकेत करती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ए ऑप्शन है गंगा में मछली पालना, बी ऑप्शन है गंगा में कपड़ों को धोना, सी ऑप्शन है गंगा में अधजले शव को बहाना, डी ऑप्शन है गंगा में रासायनिक अपशिष्ट का उत्सर्जन करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो गंगा में मछली पालना ये क्या है, गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न की पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है जयांग, सी ऑप्शन है पंखुड़ी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये पुंकेसर कहलाता है, ये आपको याद होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस का, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस का, सी ऑप्शन है कभी अवतल लेंस तो कभी उत्तल लेंस का, डी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस का उपयोग करके दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष हो गया हो तो उसे किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाएगा, तो उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो CaOCl2 ये क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न की कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो वो क्षार करता है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न की कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है। ए ऑप्शन है आंख का रंग, बी ऑप्शन है चमड़ी का रंग, सी ऑप्शन है शरीर का आकार, डी ऑप्शन है बाल की प्रकृति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है। तो जो आंख का रंग होता है ये वंशानुगत लक्षण नहीं है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न के शुद्ध जल का पीएच मान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न की कौन सा कार्बन यौगिक
सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ए ऑप्शन है CH4, बी ऑप्शन है C2H6, सी ऑप्शन है C2H4, डी ऑप्शन है यहाँ पे C3H8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो C2H4 क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इसमें, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न क्या, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ए ऑप्शन है एक आबंध, बी ऑप्शन है द्वि आबंध, सी ऑप्शन है त्रिक आबंध, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो एक आबंध बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है वाट प्रति घंटा, सी ऑप्शन है यूनिट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो यूनिट है जिसे हम लोग किलोवाट प्रति घंटा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, जिसे हम लोग यूनिट बोलते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। ए ऑप्शन है प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि में, बी ऑप्शन है यहाँ पे तने की वृद्धि के लिए, बी ऑप्शन है यहाँ पे पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पादप हार्मोन में साइटोकाइनिन सहायक है, तो प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए ये क्या है, सहायक है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस, हाँ यहाँ पे देखिए हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। ए ऑप्शन है बाह्य दल, बी ऑप्शन है पंखुड़ी, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है स्त्री केसर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, तो पुंकेसर बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका, डी ऑप्शन है डिंबवाहिनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका नहीं है, ये पुरुषों में होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ए ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन है जेसी बोस, डी ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की है, ये आपको याद होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। ए ऑप्शन है XY, बी ऑप्शन है XX, सी ऑप्शन है YY, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो XX पाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ए ऑप्शन है वायवीय श्वसन, बी ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि मछली का श्वसन अंग है। ए ऑप्शन है ट्रेकिया, बी ऑप्शन है गिल्स, सी ऑप्शन है त्वचा, डी ऑप्शन है फेफड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली का श्वसन अंग कौन सा है, तो ये गिल्स होता है, जिसे हम लोग गलफड़ा बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न।
ये होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। ए ऑप्शन है Hg, बी ऑप्शन है Cl, सी ऑप्शन है Na, डी ऑप्शन है Mg। तो इसमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।